माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। आज फ्रेंड्स हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी के बारे में। व्हाट इज नेचुरोपैथी और किन किन बीमारियों को हम नेचुरोपैथी से कवर कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के अंदर कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आते हैं। नेचुरोपैथी इज अ साइंस जहाँ पे हम नेचर के साथ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं हमारी बॉडी जो है ये पंच महाभूता से बनी हुई है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स भी इन्हीं 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेटर हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं। नेचुरोपैथी, व्हाट इज नेचुरोपैथी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेचुरोपैथी का मीनिंग क्या है। टू फॉलो रूल ऑफ नेचर, हमें नेचर्स के रूल को फॉलो करना है, डे रिजीम्स को फॉलो करना है। अगर हम अपना टाइमली फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीजेस बहुत ही कम आती है। टू क्योर डिजीजेस विद द यूज ऑफ फोर्स ऑफ फूड, वाटर, क्ले, सन एंड एनर्जी। हमें नेचुरोपैथी में 5 चीजों को से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट आता है, मड थेरेपीज के ट्रीटमेंट आते हैं, सन बाथ, सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है, उससे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो बॉडी में हमारे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मेन एम ऑफ नेचुरोपैथी है दैट इज द स्ट्रेंथनिंग टू द बॉडी, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना और डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करना। नेचुरोपैथी में हम जितने भी ट्रीटमेंट्स देते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसमें हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, ना ही कुछ एक्सटर्नली बाहर से यूज किया जाता है। इसमें हमें अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को ही इम्प्रूवमेंट दी जाती है ताकि जो इम्यून सिस्टम जो है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए जिससे हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स अगर किसी भी बीमारी का आ रहा है वो वहीं पे सबसाइड हो जाए। तो नेचुरोपैथी इज अ साइंस जिसमें नेचर से ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ नेचुरोपैथी, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स? एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कोई भी अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनके कई साइड इफेक्ट्स हमें दिखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पेन किलर्स लॉन्ग टर्म तक लेते हैं जिससे हमारे लीवर किडनी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडरी, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं तब भी आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम ऑफ डायबिटिक लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होना, ये नेफ्रोपैथी होना, रेटिनोपैथी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है डायबिटिक लोगों को। अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं जो आजकल हर घर में हमें दिखता है, इसमें अगर आप नेचर क्योर से ट्रीटमेंट्स लेंगे तो आपको होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल युक्त मेडिसिन नहीं दी जाती। इसमें नेचर चीजें से जैसे मड बाथ है, मिट्टी का लेपन करना है, या सन बाथ लेना है, या हाइड्रोथेरेपी, सोना बाथ, ये सारे वाटर से दिया जाता है। तो इसका एडवांटेज है फर्स्ट, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सेकेंड, इसका एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। एक बार आप नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स को समझ लेते हैं तो इनको आप घर पे भी कर सकते हैं। सन बाथ लेने में वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, हम एक्सपोज करके ये कवर्ड करके अपनी बॉडी को सन रेज को हमने एब्जॉर्ब करना है अपनी बॉडी में, तो इसमें हमारा कोई पैसे नहीं लगने हैं। तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं इसमें बहुत ही ज्यादा। और इसमें डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए हमें कोई एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक मेजर्स की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी, क्योंकि जो नेचुरोपैथी का मेन सिद्धांत है हमारी बॉडी में के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करना। हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी भी कोई डिजीज है, तो नेचुरोपैथी का मेन डायग्नोस्टिक टूल है या तो हम उसको नाड़ी परीक्षण से देखेंगे या अदरवाइज हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकालने के लिए कोई हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है, कोई सीटी, कोई एमआरआई की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बिकॉज नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स में हम फुल बॉडी का ही ट्रीटमेंट करते हैं। ये प्रिवेंशन इफेक्टिव है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें तो स्वस्थ रहने के लिए स्टूडेंट्स आप नेचुरोपैथी को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज नेचुरोपैथी की साइंस जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी देती है। हमें मॉर्निंग कब उठना चाहिए, कौन कौन से योगा, कौन कौन से प्राणायाम अकॉर्डिंग टू डिजीजेस हमें करने चाहिए, कौन कौन से बात हम ले सकते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है फिट रहे। इट कंपेल्स अ पेशेंट टू टेक
एक्टिव इंटरेस्ट इन द हेल्थ, ये हमें अपनी बॉडी को हेल्थ मेंटेनेंस के लिए नेचुरोपैथी साइंस जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। देयर इज ओनली वन, एक ही कॉज होता है हर सब डिजीजेस का। हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीजेस आती हैं उसके पीछे मेन कॉज जो है दैट इज टॉक्सिन्स। डे टू डे लाइफ में हम कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं मार्केट से, उसमें भी केमिकल्स हैं। अगर हम गेहूं भी ले रहे हैं उसमें भी केमिकल्स हैं। तो ऑल द थिंग्स जब हम उसको ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है। ये सब फॉरेन पार्टिकल्स जो है टॉक्सिन जब एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरोपैथी इज अ साइंस जिसमें हम समझते हैं हर बीमारी का ए सिंगल कॉज है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स इन द बॉडी। नेचुरोपैथी में हम किस तरह से नेचर से हील करें, कौन कौन सी मेडिसिन, वी आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, नेचुरोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को इंक्रीज करेंगे। अगर बॉडी में कोई भी एक्यूट डिजीजेज आ रही है, फॉर एग्जांपल एक्यूट डिजीजेज में हमें फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, ये हमें होना चाहिए रिकरेंट। अगर ये होता रहेगा तो इससे क्या है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती रहेगी। कोल्ड एंड कफ, एवरीबडी नोज दैट कि कोल्ड एंड कफ का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 7 to 15 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इससे क्या होगा, स्मॉल स्मॉल डिजीजेज जब बॉडी में आती हैं तो आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे, इम्प्योरिटीज बॉडी से निकलती रहेंगी, बॉडी जो है वो आपकी मेंटेन रहेंगी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द टॉक्सिन्स, कि टॉक्सिन्स क्या है। हम बार बार टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। जो भी हमने खाया वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकला, वो इकट्ठा हो गया हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, और वो एक्यूमुलेटेड होने के बाद उसने कई तरह की डिजीजेस हमारी बॉडी में पैदा कर दी, दैट इज द टॉक्सिन्स। फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी इज ऑलमोस्ट इनवर्टेबल। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं इसको हमें एलिमिनेट करना है टाइम टू टाइम। अब हम नेचुरोपैथी के कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिससे हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। डाइट, जूस डाइट, फास्टिंग, एक्सरसाइज, हाइड्रोथेरेपी, क्ले थेरेपी, सन बाथ, एयर बाथ, मसाज, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस हैं, मैग्नेटोथेरेपी है, एक्वाप्रेशर है, कलर थेरेपी, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हम यूज करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस। ये सब नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। हस्त मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, अपानवात को विशेषण के लिए मुद्रास है, डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्रास के लिए हम 5 फिंगर्स को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ की मुद्रास के लिए। सुजोग थेरेपी, ये सभी नेचुरोपैथी के अंडर आती हैं और इनको हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। जब मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं थोड़ा, डाइट में क्या रहेगा, हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कितनी डाइट की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। जूस डाइट, अगर हम लिक्विड जूसेस पे रहते हैं तो कैसे हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। फास्टिंग, दैट इज उपवास चिकित्सा, हम 15 डेज का, 28 डेज का, 1 मंथ का, 45 डेज का ऐसे फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग में डिपेंड करता है हम कंप्लीट फास्टिंग पे जाते हैं या इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाते हैं। एक्सरसाइजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड प्राणायामा, जो आपने हमारे योगा की वीडियोस देखी होंगी, इसमें हमने बहुत सारे डिजीजेस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है कौन कौन से योगास किस किस बीमारी के लिए बेनिफिट होते हैं। हाइड्रोथेरेपी, वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं। मड थेरेपी, मड पैक्स, एब्डोमिनल पैक है, फुल बॉडी मड है, किस डिजीज के लिए हमें मड को कहाँ यूज करना है, कैसी मड को लेना है, ऑल दिस कम्स अंडर द मड थेरेपी चैप्टर में आपका आएगा। सन बाथ, सन रेज से विटामिन डी हमें मिलती है, किस तरह से हम सन बाथ को एक्सपोज कर सकते हैं। एयर बाथ को कैसे लेना है। मसाजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ मसाजेस, दैट एक्वाप्रेशर मसाजेस हैं, स्थानिक स्वेदन है, लोकल मसाज की जाती है, फुल बॉडी में मसाज की जाती है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स को यूज करके मसाजेस की जाती हैं। तो किस तरह से हम मसाज थेरेपी को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटोथेरेपी। मैग्नेटो, दैट इज अ मैग्नेट्स को यूज किया जाता है जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स को जहां जहां पे डिजीजेज हैं वहां पे लगा के अपनी बॉडी के सेंसेशंस को इंक्रीज करके
हम टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है मैग्नेटोथेरेपी के। एक्वा प्रेशर, व्हाट इज एक्वा प्रेशर? एक्वा प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे है और किस तरह से हम एक्वा प्रेशर को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कोलोन थेरेपी, हस्त मुद्रा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और सुजोग थेरेपी। दीज ऑल द वेपन्स ऑफ नेचुरोपैथी, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ डाइट। डाइट नेचुरोपैथी में बहुत ही बड़ा मैटर है। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीजेस बहुत ही कम होगी। मेटाबॉलिक डिजीजेस, जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेटाबॉलिक डिजीजेस है, तो इन सब चीज़ों को हम गैस्ट्राइटिस वगैरह से कैसे रिकवर कर सकते हैं। फूड हमें ज़रूरत क्यों है? जीवन जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। और ये बहुत पुरानी कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जिस तरह का अन्न हम खाते हैं वैसे ही बॉडी हमारा काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा फ्राइड, फैटी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और अनबैलेंस डाइट लेते हैं, अनटाइमली फूड लेते हैं, उससे बॉडी में बहुत सारे दोषाज एग्रीवेट होंगे और बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे और हमें फुल ऑफ फ्लेज बीमारियां लग जाएंगी। अब हमें इसको कैसे रिकवर करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। फूड जो है हमारी बॉडी की जितने भी न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को एक एनर्जी देते हैं। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, बट भोजन को किस टाइम पे लेना है और किस तरह की डाइट को लेना है ये आपको नेचुरोपैथी सिखाता है। मेंटेन एसिड एंड एल्कली बैलेंस इन द बॉडी। हम जो खाना लेते हैं उसमें एसिडिक चीजें भी रहती है, जितनी भी सोर चीजें हैं, खट्टे पदार्थ हैं, ये सब एसिडिक रहते हैं। और एल्कली को बैलेंस करना है। अगर हम एसिड और एल्कली को बैलेंस कर लेते हैं बॉडी में तो हमें डिजीजेस बहुत ही कम आएंगी। हमारी बॉडी में जो भी हम खाना लेते हैं उसमें मेन 5 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। फर्स्ट इज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब इन 5 चीजों को हमें किस क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सबसे ज्यादा रहते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्रोटीन। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन पार्ट रहता है। किन को प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए? प्रोटीन आर द एसेंशियली फॉर द ग्रोथ। हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो मेन सोर्स है प्रोटीन्स का दैट इज पल्सेस। जितनी भी हमारी दालें हैं, स्प्राउट्स है, मिल्क है, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, एग प्रोटीन्स, मीट की प्रोटीन्स रहती हैं। ये सारी ही प्रोटीन्स बनी होती हैं। जब ये ब्रेक डाउन करती है हमारी बॉडी में तो ये अमीनो एसिड से, हम प्रोटीन्स जो है मेड अप ऑफ अमीनो एसिड से बनी होती हैं और ये हमारी बॉडी में अंदर जाके हमारे ब्रेक डाउन भी कर जाती है, तभी ये एब्जॉर्ब होंगी। जितना भी नॉन वेजिटेरियन डाइट्स होती हैं इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं वो तब आ जाती हैं जब हम एक्सेसिव प्रोटीन्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कुछ तरह के डिजीजेज जो है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं लेस प्रोटीन डाइट। तो हमें पहले ही प्रोटीन्स को मैनेज करके चलना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में जाती है तो ये ब्रेक करके कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रो एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरिक एसिड में। द बॉडी इज फोर्स टू यूज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कली। हमारी बॉडी को बहुत सारी एल्कली प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि इसके एसिड के बैलेंस को मेंटेन कर सके। जितने भी अडल्ट्स रहते हैं अगर वो अपनी हेल्थी डाइट लेते हैं तो उनको कंजप्शन ऑफ द प्रोटीन जो है 15 से 20 ग्राम पर डे की रहती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन्स लेते हैं वो हमें 4 यूनिट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो प्रोटीन्स की मेन जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस को ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज एंड अडल्ट। अगर हम एनिमल्स प्रोटीन्स ले रहे हैं इंक्लूडिंग मिल्क भी, उसको भी हमें कम लेना चाहिए, इवन अवॉइड ही करना चाहिए। जितना भी मीट होता है ये कंटेन करता है मेथोनिन जो हमारे मेटाबोलाइज करने में ये हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जो लोग ज़्यादा एक्सेसिव मांस रस वाली चीज़ें लेते हैं उनको हार्ट अटैक होने की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो प्रोटीन्स की क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए प्रोटीन्स की मात्रा को हमें यंग बच्चों को जो 14-15 साल के हैं उनको अच्छी क्वांटिटी में देना चाहिए, अडल्ट्स को हमें प्रोटीन की मात्रा को कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सीरियल्स हैं, ट्यूबर्स हैं, रूट्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट फिर हमें प्रोवाइड करेगा 4 यूनिट ऑफ कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। यूज ऑफ प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डिजायर फॉर द बॉडी एज ए फाइबर, हमें ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, इसलिए हमें एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट्स भी नहीं लेनी चाहिए। वी शुड कंज्यूम, हमें सेंट्रलाइज कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 80% कैलोरीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जितनी हमारी से मैदा है, रिफाइंड ऑयल है, शुगर है, वाइट शुगर, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इतने कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, फिर वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द फैट। फैट जो है दैट परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ सप्लाइंग हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी प्रोवाइड करता है, जिसका मेन सोर्स है हमारे जितने भी घी है, बटर है, ऑयल्स है। हमें फैट्स की क्वांटिटी को 10 ग्राम फैट्स लेना चाहिए। अगर हम 10 ग्राम फैट ले रहे हैं तो ये हमें 10 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, और हमारे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 10 ग्राम्स नहीं होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फैट्स रहते हैं, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड फैट्स। अब हमारी बॉडी को कितना, अगर हम 1 यूनिट फैट लेते हैं, 1 यूनिट प्रोटीन्स लेने पे हमें 4 कैलोरीज मिली, 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट लेने पे 4 कैलोरीज मिली, और बट 1 ग्राम जब हम 1 यूनिट फैट्स लेते हैं तो इट प्रोवाइड 9 कैलोरीज टू द बॉडी। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उनको हमें किस तरह से अपनी बॉडी में लेना है, किस तरह से उसका कंजप्शन करना है, ताकि हमें टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो, लॉन्ग टर्म तक ये हमें कॉन्स्टिपेशन, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इस तरह की प्रॉब्लम जो है सैचुरेटेड फैट से हो जाती है। सैचुरेटेड फैट्स में जो मेन आपके फूड आते हैं दैट इज अ बटर, मक्खन, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, किसी भी तरह की क्रीम्स हम यूज करते हैं, मिल्क में प्रेपरेशन, मिल्क के ऊपर जो मलाई होती है दैट इज ऑल्सो सैचुरेटेड फैट। स्वीट्स, जितनी भी तरह की मिठाइयाँ हैं, जितनी भी तरह के घी की बनी हुई चीजें हैं, वेजिटेबल घी, चॉकलेट्स, केक, बिस्किट, वेफर्स, एग्स, फैट मीट, फिश, ये सब चीज़ों से हमें फैट ज़्यादा मिलता है, और इन सब चीज़ों को हमें क्वांटिटी को मेजर करना चाहिए। हमें बेक्ड आइटम जैसे केक है, पेस्ट्रीज है, इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। फैट जो है दैट इज ए फूड कंटेन अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें हमारा पीनट ऑयल आता है, सीसम ऑयल आता है, मेज ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, और कॉटन सीड ऑयल आता है, सनफ्लावर ऑयल आता है। तो जितनी भी डिशेस हैं हमें बनाने के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स को यूज करना चाहिए, जिसमें मेन हम सरसों का तेल डे टू डे में यूज करते हैं, सोयाबीन का ऑयल यूज किया जा सकता है, और सनफ्लावर का ऑयल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी में कुछ क्वांटिटी ऑफ विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि बॉडी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो सके। जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे सेल्स को प्रोवाइड कराते हैं फंक्शनिंग के लिए, इसलिए विटामिन आर एसेंशियली फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स के लिए हमें विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को के डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है हमारा विटामिन। विटामिन से कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, विटामिन की वैल्यू कम होने से भी डिसीज ऑर्डर हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। सिमिलर लाइक दैट जब विटामिन एक्सेसिव हो जाते हैं बॉडी में तो उससे भी हमारी बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। हमें कुकिंग डिस्ट्रॉय विटामिन, अगर हम जितने भी चीजें हैं उनको हम कुक करके खाते हैं, या हमने वेजिटेबल्स ली, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ली, उसको ओवर कुक्ड कर दिया, या हम वेजिटेबल्स को बार बार हीट कर रहे हैं, उससे जितने भी विटामिन हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्रेफरेबली हमें कच्ची चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो सिंगल एक ही बार उसको कुक करना चाहिए ताकि उसके विटामिन जो है वो प्रॉपर फॉर्म्ड रहे। विटामिन्स इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर रैपिडली लॉस्ट एंड नॉट कंजम्पशन। इनको हमें आफ्टर पीलिंग और कटिंग नहीं लेना चाहिए,
हम एप्पल है उसको बस वॉश करके डायरेक्ट आप ले लो, उसको ज्यादा पील ऑफ नहीं करना चाहिए। विटामिन और मिनरल से क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी को, किस तरह से हमें हेल्प करते हैं हम। द स्टोर्स ऑफ विटामिन इन द बॉडी गेट डिप्लीट ड्यूरिंग इलनेस। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी तरह की इलनेस हो जाती है, तो विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। कि कब कब अगर एक्सेसिव विटामिन ले लें तो इससे भी कई तरह की इलनेस हो जाती है, जैसे इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, मेंटल डिस्ट्रेस, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एडिक्शन टू एनी अल्कोहलिज्म या एनी ड्रग एडिक्शन की वजह से भी मिनरल्स की वैल्यू कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है मिनरल्स और विटामिन की? विटामिन ए की रिक्वायरमेंट दैट इज 400 टू 4000 टू 5000 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.5 टू 5 mg की रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट 45 mg। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं, आंवला है, मौसमी है, संतरा है, एनीथिंग सिट्रस, उसमें विटामिन सी के रिच सोर्सेज रहते हैं। विटामिन डी 300 टू 400 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर्ड है, और विटामिन ई की रिक्वायरमेंट 12 टू 15 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायरमेंट रहती है। अब मिनरल डेली रिक्वायरमेंट इज, हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? कैल्शियम की हम चार्ट में देखेंगे, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दैट इज 800 mg रहती है। फास्फोरस इज ऑल्सो 800 mg। पोटाशियम की रिक्वायरमेंट हमें 2500 mg की रिक्वायरमेंट है। सिमिलर लाइक सोडियम ऑल्सो 2500 mg। आयरन की सिर्फ 10 mg की रिक्वायरमेंट है। सल्फर की 300 mg की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम की 350 mg की रिक्वायरमेंट है। क्लोराइड की हमें 2000 mg की रिक्वायरमेंट है। और आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.14 mg की रिक्वायरमेंट डेली हमें रहती है। तो हमारी डाइट में इतनी क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए ताकि हमारा एसिड और अल्कलाइन बैलेंस को ब्लड मेंटेन कर सके। अगर एसिड अल्कलाइन बैलेंस में डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी पीएच जो है दैट शुड बी 7, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अगर एसिडिक हो जाएगी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम पेशेंट्स को होना शुरू हो जाती है। और मोर अल्कली रहेगी, वो बहुत ही कम में रहती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होना हमें शुरू हो जाता है। अगर एसिड और अल्कलीन का इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? फर्स्ट ऑफ फैटीग, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, हेडेक फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, इंसोम्निया रहेगा, नर्वस टेंशन बढ़ जाएंगी, पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम देखते हैं नेचुरल डेथ में भी अगर पेशेंट का पोस्टमार्टम जब होता है तो उसमें एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एसिडिक कंडीशन में ही पेशेंट की डेथ होती है। कीटो एसिडोसिस हो जाता है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट हो तो एसिडिटी की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारे डाइट में एसिड और एल्कली को बैलेंस करके ही डाइट हमें लेनी चाहिए, कंजप्शन हमारी होनी। एसिड और एल्कलाइन अगर बैलेंस नहीं रहते हैं तो हमें किस तरह से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं? एल्कलाइन जेनेटिक फूड लेना चाहिए, एसिडिक जेनेटिक फूड की रेशियोज बराबर होनी चाहिए, जैसे में फ्रूट्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, ट्यूबर है, पल्सेस है, लेग्यूम्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन्स हैं, नट्स हैं, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, इवन चीज एंड बटर, इनको बैलेंस करके लेना चाहिए। फूड का कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए? क्योंकि हर फूड हमारा डाइजेस्ट अलग अलग पार्ट में जाके होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट दैट इज इन माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। प्रोटीन हमारे स्टोमक में जाकर डाइजेस्ट होती है और फैट जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाकर डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से हमारा हर पार्ट को अलग अलग पार्ट में बॉडी के डाइजेस्ट होता है, क्योंकि बॉडी का अलग अलग पार्ट अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, एसिड को सिक्रीट करता है। फूड का कॉम्बिनेशन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को कभी भी हमें खट्टी चीजों के साथ मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। हमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को मैनेज करके करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाइट चार्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, तो यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना चाहिए। प्रोटीन शुड नॉट बी, हमें खट्टी चीजों के साथ प्रोटीन्स को भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल सजेशन में देते हैं तो हमें अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको एडवाइस करना चाहिए, डू नॉट ईट फूड व्हेन यू आर नॉट हंग्री। भूख नहीं है, डोंट टेक फूड, खाली रहो, नो नीड। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में भूख लगेगी तभी लगेगी जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा और हमारी बॉडी को डिजायर होगी, हमें तभी खाना खाना चाहिए।
डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग दैट इज टू हॉट, बहुत गर्म है या बहुत ठंडी, उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। चीव योर फूड वेल, हमें चीज़ों को चबा के खाना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर विद मील्स, खाने के साथ हमें कभी पानी नहीं लेना चाहिए, इसके बीच में गैप जरूर देना चाहिए। डू नॉट स्टफ द बेली विद फूड, हमें खाने को, चीज़ों को पूरा बेली फिल नहीं करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खाना लेना चाहिए। जब भूख लगे तभी लो और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना लो। खाने के बाद हमें वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 5 मिनट्स। डू नॉट टेक एनी फूड वाइल सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर आपको फीवर हो रहा है आप उपवास चिकित्सा पे चले जाइए, लंघन चिकित्सा पे चले जाइए, जब तक बॉडी को डिजायर नहीं होती है। नो नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ फूड। ईट ओनली 1 मील और टेक ओनली 1 फूड 1 डे इन ए वीक, हमें अपने डाइट को इस तरह से बनाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन हमें एक ही मील लेना है और एक ही हमें फूड लेना है। तो इस तरह से अगर हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, इन पांचों चीज़ों की कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट को मेंटेन करके चलते हैं और डाइट के बाद आसनास को परफॉर्म, वज्रासन में बैठना, डाइट के साथ पानी नहीं लेना, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग वी कैन लिव हेल्थी, और हमें अपने पेशेंट्स को इसी तरह से सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पे हम बात कर सकते हैं आप, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करें। जैसे नेचुरोपैथी